क्रिप्सो 1982 मूवी की शुरुआत में हम विली और उसके डैड स्टन को देखते हैं। इस दौरान सैन विली पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो एक हॉरर कॉमिक पढ़ रहा था। इसके बाद वो उस कॉमिक को डस्टबिन में फेंकने के लिए कहता है तो विली उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन स्टन उसकी एक बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम दोबारा ऐसी कॉमिक कभी नहीं पढ़ोगे। इसके बाद स्टन उस कॉमिक को घर के बाहर डस्टबिन में फेंक देता है। हालांकि इस दौरान उसकी वाइफ उसे समझाती है कि तुम्हें विली के साथ थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए, लेकिन वो उस पर भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि वो ऐसा क्रिपी चीजें पढ़े। इस पर उसकी वाइफ इस चीज के लिए मना करती है, जिस पर वह कहता है कि मैं इसलिए उसे ऐसा करने से रोक रहा हूँ। इसके बाद विली को अपनी खिड़की के बाहर एक बहुत ही खतरनाक घोस्ट दिखाई देता है। उसे देखकर वो काफी खुश होता है। फिर वो घोस्ट उस डस्टबिन में पड़ी हुई कॉमिक के पास पहुंचता है जिसका नाम क्रिप्सो था। फिर वो उस कॉमिक स्टोरी को सुनाना शुरू करता है, जिसकी पहली स्टोरी का नाम फादर्स डे होता है, जिसमें हम सिल्विया, उसके भतीजे रिचार्ड, भतीजी कैस और कैस के हस्बैंड हैंक को देखते हैं। इस दौरान वे सब अपनी फैमिली की हेड और सिल्विया की आंटी बेडिलिया का डिनर के लिए वेट कर रहे होते हैं। तो हैंक इन लोगों से आंटी बेडिलिया के बारे में पूछता है क्योंकि लोगों में ये अफवाह है कि उन्होंने अपने डैड पैट्रिक को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। इस पर सिल्विया बताती है कि ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि पैट्रिक स्मगलिंग का काम करते थे और साथ ही साथ लोगों को मारने के लिए उन्हें हायर करते थे। इसी वजह से आंटी वेडिलिया ने मार दिया था। इसके बाद हमें पता चलता है कि पिछले 7 सालों से लगातार फादर्स डे पर वेडिलिया इस घर में आती है और अपने फादर यानी कि पैट्रिक को याद करती है। तभी वहाँ पे वेडिलिया पहुँच जाती है और फूल लेकर पैट्रिक की कब्र के पास पहुँचती है। फिर हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पैट्रिक बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और चिल्ला रहा होता है क्योंकि उस दिन फादर्स डे था और अभी तक बेडिलिया ने उसे केक नहीं दिया था। हालांकि वो केक बना रही होती है, लेकिन फिर भी पैट्रिक लगातार चिल्ला रहा होता है। इस वजह से वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाती है और इसके सर पर अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे बेडिलिया अपने डैड की कब्र के पास पहुँचती है। इस दौरान वो विस्की पी रही होती है, तभी उसके कुछ बूंदे कब्र पर गिर जाती है जिससे पैट्रिक कब्र से बाहर निकल आता है। इस दौरान वे बहुत ही भयानक दिख रहा होता है और क्योंकि उसे अभी तक केक नहीं मिला था इसलिए वह बेडिलिया से केक मांगता है और उसे बहुत ही बेरहमी से गला दबाकर मार देता है। फिर हम सिल्विया को देखते हैं जो आंटी बेडिलिया के न आने की वजह से काफी परेशान होती है। इसके बाद फ्रैंक उन्हें लेने के लिए पैट्रिक की कब्र के पास पहुंचता है तो वहां पर उसे वेडिलिया की विस्की की बोतल मिलती है। इसे देखकर वो काफी खुश होती है, लेकिन वह पैट्रिक की कब्र में गिर जाता है। तभी वो देखता है कि आंटी वेडिलिया मारी जा चुकी है। इस दौरान वे सब कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके सामने पैट्रिक आ जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक और भयानक दिख रहा था। फिर पैट्रिक फ्रैंक के ऊपर ग्रेवी स्टोन गिरा देता है, इससे वो भी वहीं पर मर जाता है। इसके बाद हम कैश को देखते हैं जो हैंक के वापस न आने के वजह से काफी परेशान होती है। इसलिए सिल्विया हैंक को देखने के लिए किचन में पहुंचती है और देखती है कि उसकी मेड मारी जा चुकी है। इससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर पैट्रिक पहुंच जाता है जो सिल्विया की गर्दन तोड़ देता है। इससे वो भी बहुत ही बुरी तरह से मारी जाती है। इधर सिल्विया और फ्रैंक दोनों के ना पहुंचने से रिचार्ड और कैस काफी परेशान हो जाते हैं और उन्हें ढूंढते हुए किचन में पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें पैट्रिक मिलता है जिसके हाथों में सिल्विया का कटा हुआ सर था। इसे उसने केक की तरह बना दिया होता है। ये देखकर वे दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें कॉमिक की दूसरी कहानी द लोनसम डेथ ऑफ जॉर्डी वेरिन को दिखाया जाता है, जिसमें हम जॉर्डी वेरिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके सामने एक उल्का पिंड गिरता है। वो उसके पास पहुंचता है और उसे देखकर काफी खुश होता है। जब वो उसे छूने की कोशिश करता है तभी उसका हाथ जल जाता है। उसी समय वो इमेजिन करता है कि अगर मैं इसे इस यूनिवर्सिटी में ले जाऊं जहां पर उल्का पिंड के बारे में स्टडी की जाती है तो वहां पर मुझे कम से कम 200 मिल जाएंगे।
इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और क्योंकि वो उल्का पिंड बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए वो उसे ठंडा करने के लिए पानी भरकर लाता है और उस पर डाल देता है। लेकिन उसके पानी डालते ही वे उल्का पिंड दो टुकड़ों में टूट जाता है। इससे ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि कोई भी उस टूटे हुए उल्का पिंड के लिए पैसे नहीं देगा। इसलिए वो इसे घर ले जाकर डिसीजन लेता है और सोचता है कि वो सुबह होते ही उस उल्का पिंड को जोड़ लेगा। इस दौरान जोड़ी उस उल्का पिंड से निकली हुई लिक्विड को वही जमीन पर फेंक देता है। फिर वो घर पहुंचकर टीवी देखने लगता है। इधर हम देखते हैं कि उस लिक्विड की वजह से वहां पर अजीब सी घास उगने लगती है जो कि धीरे धीरे बढ़ रही होती है। तभी जोड़ी की नजर अपने हाथों पर पड़ती है। वह देखता है कि उसकी जली हुई उंगलियों से घास उग रही है। इससे वह काफी ज्यादा डर जाता है और डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करता है। लेकिन वो इमेजिन करता है कि अगर उसने डॉक्टर को कॉल किया तो डॉक्टर उसकी उंगलियों को काट देगा, इसलिए वह डॉक्टर को कॉल नहीं करता। तभी उसे खुजली होने लगती है और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी से घास निकलने लगती है। फिर जब वो बाहर देखता है तो वहाँ भी चारों तरफ घास ही घास उग गई होती है। ये देखकर वो घबरा जाता है। इसके बाद वो ड्रिंक करके सो जाता है। फिर जब उसकी नींद खुलती है तो देखता है कि उसका पूरा फेस घास से ढक चुका है और क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा खुजली हो रही होती है, इसलिए वे नहाने के लिए पहुंचता है। इस पर उसके डैड के दोस्त उसे ऐसा करने के मना करते हैं और कहते हैं कि ये घास है, इसे उगने के लिए पानी ही चाहिए। लेकिन वे खुजली बर्दाश्त नहीं कर पाता और नहाने लगता है। इसके बाद वो अगली सुबह पूरी तरह से घास वाले कीचड़ में बदल जाता है। इस वजह से वे खुद को शॉर्ट गन से शूट करके बहुत ही बुरी तरह से मार लेता है। उसी समय टीवी में मौसम के बारे में बताया जाता है कि बहुत ही जल्दी तेज बारिश होने वाली है, जिससे हमें पता चलता है कि अब ये घास धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाएगी। इसके बाद हमें समथिंग टू ट्राई यू ओवर दिखाई जाती है। इसलिए हम हैरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके पास रिचर्ड पहुंचता है, जो कि एक मिलेनियर होता है और उसका हेनरी की वाइफ बैकी से अफेयर था। इस दौरान रिचर्ड हेनरी को धमकी देता है कि बैकी के साथ कुछ बुरा होने वाला है। फिर रिचर्ड उसे बैकी की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वह हेल्प के लिए हैरी को आवाज लगा रही होती है और क्योंकि हैरी बैकी से बहुत प्यार करता था, इसलिए ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और रिचर्ड को जान से मारने की धमकी देता है। इस पर वह कहता है कि तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ है। के बाद रिचर्ड हेनरी को एक बीच पर ले जाता है जहां पर उसने पहले से ही एक गड्ढा कर रखा था। फिर वो हेनरी को धमकी देता है और उस गड्ढे में खुद को गले तक दबाने के लिए कहता है। हालांकि पहले तो वे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन रिचर्ड उसे गन से शूट करने की धमकी देता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें वैगी से मिलवा दूंगा। ये सुनकर हेनरी वैसा ही करता है, जिसके बाद रिचर्ड वहाँ पर एक टेलीविजन के साथ साथ वीडियो कैमरा भी लगा देता है जो कि हेनरी की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। इस दौरान टेलीविजन में हेनरी को बैग की दिखाई देती है और वह भी किसी बीच में उसी की तरह जमीन पर दबी हुई होती है जैसे कि हेनरी दबा हुआ था और वो लगातार हेनरी को आवाज लगा रही थी। ये देखकर हेनरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर रिचर्ड उन दोनों को ही ऐसी कंडीशन में छोड़कर वहां से चला जाता है। जब वो घर जाकर चेक करता है तो देखता है कि एक के बाद एक हेनरी पर लगातार लहरें आ रही है। इस बात से हेनरी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर वो रिचर्ड को धमकी देता है कि मैं तुम्हें ढूंढकर मार दूंगा। इसके बाद वो पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। जब रिचर्ड उसी बीच पर वापस पहुंचता है तो वहां पर उसे हेनरी की डेड बॉडी नहीं मिलती, जिससे उसे लगता है कि वो बचकर भाग गया। फिर जब रिचर्ड अपने घर पर होता है तभी उसे वहां पर किसी की होने का एहसास होता है और जब वो चेक करता है तो देखता है कि वो कोई नहीं बल्कि हेनरी है और उसकी वाइफ बैकी का घोस्ट है, जो कि अब बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे और वे रिचर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि रिचर्ड उन्हें गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद रिचर्ड डर कर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, लेकिन वे देखता है कि हेनरी और बैकी के घोस्ट वहां पर भी पहुंच गए हैं, जो उसे पकड़कर बीच पर ले जाते हैं और खुद की तरह ही जमीन में गाड़ देते हैं। इस दौरान रिचर्ड चिल्ला रहा होता है कि मैं बहुत देर तक अपनी सांस रोक सकता हूं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। फिर हमें द क्रैट नाम की स्टोरी दिखाई जाती है। हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर हम प्रोफेसर डेक्स्टर,
उसके कॉलीग्स हेनरी और उसकी वाइफ बिली को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बातूनी और बदतमीज होती है। इस बात से हेनरी बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है। तभी प्रोफेसर के पास उसकी यूनिवर्सिटी के स्वीपर मिक का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि मुझे एक बॉक्स मिला है। इसमें प्रोफेसर उसे बताता है कि वो बॉक्स नेशनल जियोग्राफिक से आया है, लेकिन जब प्रोफेसर को पता चलता है उस बॉक्स को 1834 से बंद किया गया है, तो ये सुनकर वे काफी हैरान होता है और चेक करने के लिए वहां से निकल जाता है। फिर वहां पहुंचकर प्रोफेसर मिक के साथ उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है। इस दौरान जब मिक बॉक्स के अंदर देखने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ही खतरनाक आंखें दिखाई देती है। इसके बाद वे उस बॉक्स के अंदर अपना हाथ डाल देता है। इससे उसके अंदर मौजूद वो क्रिएचर उसे बुरी तरह से काट लेता है। हालांकि प्रोफेसर उसका हाथ बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वे इस चीज में पूरी तरह से नाकाम रहता है। इसके बाद वो क्रिएचर बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि वे एक ऐप की तरह दिख रहा है और वो मिक को बुरी तरह से चबा चबा कर खा जाता है। ये देखकर प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी उसे यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट चार्ली मिलता है। वो उसे उस क्रिएचर के बारे में बताता है, लेकिन चार्ली को उसकी बातें पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वे दोनों ही वहाँ पर चेक करने के लिए पहुंच जाते हैं। चार्ली को वहां पर चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है, लेकिन उसे वे क्रिएचर कहीं नहीं दिखाई देता। इसलिए जैसे ही वे चेक करने के लिए उस केक के पास पहुंचता है तो वहां पर उसे मिक का सूट दिखाई देता है। इसलिए वे व्हाइट मार्क चेक करने के लिए उसे उठाने की कोशिश करता है। उसी समय वे क्रिएचर चार्ली पर पीछे से अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। ये देखकर प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, इसलिए वे अपने दोस्त हेनरी के पास पहुंचता है और उसे इस बारे में सारी बात बताता है। इस पर वो प्रोफेसर को ड्रिंक में नींद की पिल्स मिलाकर दे देता है और उसके सोते ही यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। वहां पर उसे चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था, इसलिए वह पूरी तरह लैब को अच्छे से साफ करता है। तभी हम उसकी वाइफ विली को देखते हैं, जो घर पहुंचती है। उसे वहां पर हेनरी का लिखा हुआ नोट मिलता है। इसमें उसने लिखा होता है कि डिजास्टर की वाइफ मर चुकी है और वह बहुत दुखी है, और क्योंकि वे लैब में ही मारी गई है इसलिए तुम मदद के लिए लैब में आ जाओ। इस दौरान हेनरी ने अपनी वाइफ को झूठ बोलकर बुलाया था। फिर अब बिली लैब में पहुंचती है, तब तक हेनरी उसे अच्छे से साफ कर चुका होता है। इसके बाद हेनरी उसे उसी केस तक ले जाता है जहां पर वो बॉक्स रखा हुआ होता है। इसके बाद वो उसे अंदर धक्का दे देता है। तभी उस बॉक्स से वो क्रिएचर बाहर निकलता है और उसे बुरी तरह से नोच नोच कर खा जाता है। हेनरी ने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि वो अपनी वाइफ की बकबक से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। इसके बाद हेनरी चुपचाप उस बॉक्स को बंद कर देता है और उसे लेकर दूर एक नदी में फेंक देता है। फिर वो वापस अपने घर डैंगस्टर के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि मैंने उस क्रिएचर को उसी बॉक्स में बंद करके दूर एक नदी में फेंक दिया है। प्रोफेसर इस दौरान बहुत डर रहा होता है, अगर वो बॉक्स से बाहर निकल आया तो क्या होगा, लेकिन हेनरी उसे समझाता है कि मैंने उस बॉक्स को बंद करके 70 फीट नीचे दबा दिया है, इसलिए वे अब कभी भी बाहर नहीं आ सकता। तभी हम उस बॉक्स को देखते हैं जिसमें वे क्रिएचर खोल लेता है और उससे बाहर निकल आता है, और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें इसकी लास्ट स्टोरी दिखाई जाती है, जिसका नाम दे आर क्रीपिंग ओपिनियन होता है। कहानी की शुरुआत में हम एप्सन नाम की एक बहुत ही अमीर आदमी को देखते हैं, जिसे मेसोफोबिया की बीमारी होती है। इस बीमारी में इंसान को ये लगता है कि उसके हाथों में जर्म्स लगे हुए हैं, इसलिए वे उन्हें लगातार धोता रहता है। इस वजह से एप्सन एक बहुत ही लग्जरियस और फ्यूचरिस्टिक पेंट हाउस में रहता है, जो पूरी तरह से सील्ड होता है ताकि कहीं से भी कोई जर्म्स ना आ सके। तभी उसे रूम में एक कॉकरोच दिखाई देता है, जिसे वे मार देता है। इसके बाद उसके पास जॉर्ज का कॉल आता है, जो कि उसके लिए काम करता था। वो बताता है कि हमारी कंपनी ने पैसिफिक एरोडीन कंपनी को खरीद लिया है। देवी एप्सन को फिर से अपने रूम में कॉकरोच दिखाई देते हैं। इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसका अपार्टमेंट ज्वाइंट प्रूफ है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर कॉकरोच घुस गए थे। इसलिए वे जॉर्ज को फ़ोन रखने के लिए कहता है, इससे वे उस कॉकरोच को मार सके। तभी जॉर्ज उसे बताता है कि कंपनी खरीदने की वजह से कंपनी के ओनर नॉर्मन ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। इसके बाद एप्सन के पास नॉर्मन की वाइफ का कॉल आता है, जो उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरे हस्बैंड मारे गए,
इसलिए तुम भी बहुत ही बुरी मौत मरो। लेकिन एप्शन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो खाना खा रहा होता है, लेकिन उसे खाने में कॉकरोच मिलता है। ये देखकर वे खाने का पैकेट चेक करता है तो देखता है कि उसमें बहुत सारे कॉकरोच भरे हुए होते हैं। तभी पूरे रूम में बहुत सारे कॉकरोच आ जाते हैं और लाइट भी चली जाती है। अब एप्शन इमरजेंसी लाइट ऑन कर देता है तो देखता है कि पूरे रूम में कॉकरोच ही कॉकरोच हो गए हैं। वह बेडरूम में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके बेड के नीचे भी बहुत सारे कॉकरोच होते हैं। वो उस पर अटैक कर देते हैं और उसकी बॉडी में घुस जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वे कॉकरोच उसकी बॉडी को फाड़ कर बहुत ही बुरी तरह से बाहर निकल आते हैं। इससे वे वहीं पर बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। इसके बाद कॉमिक की सारी स्टोरीज खत्म हो जाती है। फिर हम बिली को देखते हैं जो एक छोटे से पुतले में सुई छुप रहा होता है। हम देखते हैं कि वो सुई उसके डेड स्टैंड को हर्ट कर रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि काले जादू से उस पुतले के अंदर उसकी सॉल्ट डाल दी गई है, जिसकी वजह से स्टैंड बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।